चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टर्म है बच्चों, उसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है? मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। और चूंकि अभी मैंने बताया कि भाई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट को हम सल्यूट कहेंगे और दूसरे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। डन। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में? लीटर में। याद रखना है, मोलैरिटी में न्यूमरेटर में मोल्स होते हैं किसके? सल्यूट के, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है किसका? सॉल्यूशन का, वो भी किस में? लीटर में। डन। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गॉट इट? जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या चलो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं इसी एग्जांपल को ले लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। चलिए, हाँ, एग्जांपल है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 6 लीटर सोल्यूशन। यहां सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चों? 6 लीटर दे रखा है। विच हैव यूरिया 120 ग्राम। इस सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट है वो यूरिया है, और सल्यूट का मास जो दे रखा है वो कितने ग्राम दे रखा है? 120 ग्राम। और हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। डन। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में? लीटर में। डन। एक बच्चों पे एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास, दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा होगा उसका नाम है वॉल्यूम अपॉन 22.4 क्या? लीटर्स। तो मोल्स निकालने हैं और सल्यूट का मास दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला? इट इज मास बाई मोलर मास। हाउ मच मास वी हैव? 120। और यूरिया का मैंने फॉर्मूला भी बताया था, और मोलर मास क्या फॉर्मूला था? NH2CONH2, एंड मोलर मास कितना था? 60 था। आइए लिखते हैं, दिस इज हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स। और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बच्चों? 6 लीटर, तो यहां पे लिख दिया 6। तो मोलैरिटी आ गई 2/6। 2/6 का मतलब 1/3। मतलब ये जो सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1/3। लेकिन इस सोल्यूशन को हम पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे अ सोल्यूशन हैविंग 1/3 मोलैरिटी, या अ सोल्यूशन 1/3 मोलर सोल्यूशन। अगर मैं बोलता हूं 1/3 मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है? 1/3। ये इंपॉर्टेंट बात है। When I say 2 मोलर सोल्यूशन तो मोलैरिटी कितनी है? 2। When I say 3 मोलर सोल्यूशन तो मोलैरिटी कितनी है? 3। Got it? चलिए एक बात और बताते हैं आपको। अब यार देखो, ये जो पहला कंसंट्रेशन टर्म है ना, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने क्या बोला बच्चों? मोलैरिटी बोला। आइए चेक करते हैं, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं। समझो, अब समझो, मोलैरिटी में दो क्या बोलते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मोल्स है बच्चों, और मोल्स का मतलब इट इज इनडायरेक्टली मास, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। और सबको पता है मास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। मास किससे इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर। और मोल ऑब्वियस बात है मास से रिलेटेड है, तो ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर होगा, ये न्यूमरेटर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जो सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। मतलब इसका न्यूमरेटर तो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। और चूंकि एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। इसलिए जो मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर पे क्या करेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगा।
याद रखना है मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। गॉट इट। तो पहला कंसंट्रेशन हमने खत्म किया, पहला कंसंट्रेशन टर्म नाम क्या है, मोलैरिटी, एंड व्हाट इज द फार्मूला, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ऊपर किसके मोल्स है सॉल्यूट, नीचे किसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर्स। गॉट इट। चलिए बच्चों अगला शुरू करते हैं। यस, एक सवाल और है, चलो इस सवाल को भी करते हैं फिर चलते आगे। अब सवाल देखिए, सुनिए सर, मैं इसको हल्का सा नीचे कर लेता हूं, या इसको हल्का सा, एक बेटा, चलिए एक सवाल लेते हैं बच्चों, इसको मैं नीचे कर देता हूं। डन। सवाल क्या है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, यहां डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.12 ग्राम पर लीटर। अब ध्यान देना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमारे पास एक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में एज अ सॉल्यूट 120 ग्राम यूरिया और एज अ सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। और यहां जो सॉल्यूशन बना बच्चों, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी कितनी दे रखी है, तो डेंसिटी इज गिवन एज, वहां पर एमएल मिस प्रिंट है, देख लेंगे 1.12 ग्राम पर एमएल। गॉट इट। तो पहले अपन मोलैरिटी निकालते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मोल्स निकालने का फॉर्मूला तुमको पता है, मास बाई मोलर मास। अब बताओ यूरिया का मोलर, बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, मास कितना है 120, एंड यूरिया का मोलर मास तब तक तो याद होना चाहिए 60। तो न्यूमरेटर में कितने मोल्स आ चुके हैं, 2 मोल्स आ चुके हैं। गॉट इट। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बच्चे वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, बच्चे इसी को मन रखते हैं। नहीं, वाटर यहां सॉल्वेंट है, वाटर क्या है यहां पर, सॉल्वेंट, और हमें किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए। तो पहले हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो पहले हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी। अब मुझे चाहिए किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन। चलो मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर हो जाएगा मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, इट इज 1.12 ग्राम पर एमएल। टेंशन है हमारे पास सॉल्यूशन का मास नहीं, ठीक, लेकिन हमारे पास मास कंजर्वेशन तो है। व्हाट इज मास कंजर्वेशन, कि भैया अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करो। सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 120 ग्राम, वेरी नाइस, लेकिन अगेन यहां सॉल्वेंट का मास नहीं दिया, हाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ। अब जरा समझो, सॉल्वेंट का यहां वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 1 लीटर। अच्छा, लेकिन मास कैसे निकलेगा, अच्छा ओके, कोई नहीं, मैं निकाल लेता हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या जुगाड़ है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अगर मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए तो मैं सॉल्वेंट की डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, और हमारा सॉल्वेंट कौन है बच्चों, वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर एमएल इंटू सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर। तो हम 1 लीटर का मतलब कितना एमएल हो जाएगा, इट इज 1000 ml। तो एमएल से एमएल कट गया, और यहां सॉल्वेंट का मास आ गया कितने ग्राम, 1000। गॉट इट। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं सॉल्वेंट का,
तो दिस इज 1000 ग्राम बराबर 1000 प्लस 120, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1120 ग्राम। ठीक, अब यहां पर आ गया सोल्यूशन का मास आ गया 1120 ग्राम। डन, इसको डिवाइड कर दो सोल्यूशन के मास को डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से, तो ग्राम से ग्राम कट गए और ये कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1120 और ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1.12 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1120 हो जाएगा। और यूनिट क्या आएगी, क्योंकि ग्राम ग्राम कट गया तो यूनिट आएगी ml। लेकिन हमको सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में थोड़े चाहिए, हमको किस में चाहिए, लीटर में। तो 1000 ml का मतलब कितने लीटर होता है, तो 1 लीटर होता है। तो ऊपर मोल 2 आए थे और वॉल्यूम कितना आ गया 1, तो 2/1 का मतलब मोलैरिटी कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। गॉट इट? आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी मुझे लगता है। ठीक है, चलिए, तो जो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स था, जो पहला जो कंसंट्रेशन टर्म था उसका नाम क्या था, मोलैरिटी। जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, या काम करिए पहले आप नोट कर लीजिए इसको, हट जाए। चलिए, जो सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, जो हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है, उसका नाम मोलैलिटी है। क्या नाम है, मोलैलिटी। पिछली बार र था, इस बार ल है। पिछली बार मोलैरिटी था, इस बार मोलैलिटी है। आइए देखते हैं, या चलो, ये सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी। ठीक, अब जरा समझो, मोलैरिटी में कैपिटल एम होता है और मोलैलिटी में स्मॉल एम होता है। मोलैलिटी होता क्या, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, लेकिन मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का मास होगा, वो भी किस में होगा, केजी में। गॉट इट? तो मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में। डन। चलिए, दूसरी बात, एक और बात समझते हैं कि क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा जी, अब समझो यार, मोलैलिटी के न्यूमरेटर में मोल है, मोल इज इनडायरेक्टली मास ओनली, और डिनोमिनेटर में भी मास है, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मोलैलिटी भी टेम्परेचर से क्या हो जाएगी, इनडिपेंडेंट। तो मोलैरिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आई? चलिए चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले आप, मैं हट जाता हूं। ठीक, अब एक सवाल करते हैं, पहले मैं उसको मिटा देता हूं, क्योंकि अभी हमने मोलैरिटी भी पढ़ लिया और मोलैलिटी भी पढ़ लिया, तो एक सवाल लेते हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही इंक्लूड है। हाँ, अच्छा सवाल है, आइए सर। हाँ देखो, लिखा है फाइंड मोलैलिटी, अच्छा जी, स्मॉल एम, एंड मोलैरिटी कैपिटल एम, 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन। मतलब यहां जो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। अच्छा, इस सोल्यूशन में 180 ग्राम यूरिया है। 180 ग्राम यूरिया का मतलब मास ऑफ सल्यूट दे रखा है। सल्यूट का मास कितना है बच्चों, तो दिस इज 180 ग्राम दे रखा है। वेरी नाइस। इज प्रेजेंट इन इट, अच्छा अच्छा, सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.18 ग्राम पर ml दे रखी है। तो मैं यहां पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन भी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.18 ग्राम पर ml। मतलब कुल मिला के समझो, एक एक्वस सोल्यूशन होगा तो यूरिया सल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट होगा, और वाटर की डेंसिटी अभी मैंने बताई कितनी होती है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट, तो वाटर की डेंसिटी अभी मैंने बताई कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। मतलब इतना डेटा तो हमको दे रखा है। डन। पहले क्या पूछा, लोग एक काम करते हैं, पहले मोलैरिटी निकालते हैं। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम
किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में। डन। अच्छा मोल्स निकालते हैं, तो सॉल्यूट का मास दे रखा 180 और मोल बराबर हमको पता है क्या, अगेन मास बाई मोलर मास। सॉल्यूट का मास कितना है बच्चों, 180 और मोलर मास यूरिया का आपको पता है कितना, 60, तो कितने मोल्स आ गए, 3। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी लकीली दे रखा है 1 लीटर और रखना भी लीटर में, तो 3/1 मतलब मोलैरिटी कितनी है, 3m। और अभी मैंने बताया जब मोलैरिटी 3m होती है तो कैसे बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन 3 मोलर है। डन। 3 मोलर का मतलब अगेन क्या बताया था मैंने, मोलैरिटी कितनी है, 3। डन। चलिए पहला वाला पार्ट तो आसान था, मोलैरिटी निकालनी थी और मोलैरिटी हमने निकाल ली। आइए साहब, तो पहला डन। सुनिए, दूसरा जो है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी याद रखना स्मॉल m होता है, फॉर्मूला सेम मतलब न्यूमरेटर सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, मास, वो भी किसका, सॉल्वेंट का, वो भी किसमें, केजी में। डन। चलिए मोल्स तो ऑलरेडी आपने निकाल लिए, कितने मोल्स, 3। टेंशन किसकी है कि सर हमको सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, लेकिन क्या क्या पता है जरा देख लेते हैं। एक तो हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, एक मिनट, हाँ, एक तो हमको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है। डन। और हमको सॉल्वेंट की डेंसिटी भी पता है और हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो मास कंजर्वेशन से जाते हैं। तो मास कंजर्वेशन कहता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो मुझे किसका मास निकालना है, सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन और माइनस क्या, मास ऑफ क्या, सॉल्यूट। अब यार सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं, क्यों, अरे भैया वॉल्यूम दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, आसान है। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डन। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.18 ग्राम पर ml, बहुत अच्छे, इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब कितना ml हो गया, 1000 ml। तो ml से ml कट गया, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 1.18 इंटू 1000 का मतलब कितना हो गया, इट इज 1180, दैट इज 1180 माइनस सॉल्यूट का मास कितना, वेरी सा, यस 180, परफेक्ट। तो यहां सॉल्यूट का मास लिख, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो सॉल्यूशन का आ गया 1180 माइनस 180, वाह कितना ग्राम आ गया, 1000 ग्राम आ गया। डन। अब आओ मोलैलिटी निकल जाएगी। मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी निकल चुका है, 3 है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अभी हमने निकाला है कितना, 1000, लेकिन रखना किसमें, केजी। और 1000 ग्राम में कितने केजी होता है, 1 केजी। तो दिस इज 3/1 मतलब मोलैलिटी कितनी है, 3m। मोलैरिटी भी 3 है और मोलैलिटी भी कितनी है, 3। ठीक, समझ में आई बात, नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। यस, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। डन। चलिए जरा देखते हैं भैया मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना बहुत आसान है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स रख दो। डन। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये, चलिए पहले इसको हटाते हैं, एक मिनट। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 1 है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, 1 का मोल, या चलो 3 ले लेते हैं। 1 के मोल N1 है, दूसरे के मोल N2 है, तीसरे का क्या है, N3। और मुझे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, पहले वाले का। तो अगर पहले वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो x1, अच्छा जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसी के मोल्स रखेंगे न्यूमरेटर में। तो दिस इज N1 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो दिस इज N1 प्लस N2 प्लस N3, आ गया एक का मोल फ्रैक्शन।
जैसे अगर मुझे सेकंड का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सेकंड के मोल रखो N2 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3। तीसरे का निकालना तो तीसरे का मोल रखो N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस क्या N3। डन। एक तो मोल फ्रैक्शन का ये तरीका। दूसरा तुम इन तीनों को ऐड करो 1 2 3, तो मतलब मैंने 1x1 प्लस x2 प्लस x3 को ऐड कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी? x1 का न्यूमरेटर कितना है? अच्छा चलो तीनों में n1 प्लस n2 प्लस n3 डिनोमिनेटर कॉमन है तो ले लिया। चलो पहले वाले में मोल फ्रैक्शन कितना, सॉरी पहले वाले का न्यूमरेटर कितना है n1, दूसरे वाले का कितना है n2 और तीसरे वाले का कितना है n3। कट गया, आंसर कितना आया 1। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन का सम एक पार्ट हो, दो पार्ट हो, या एक कंपोनेंट हो, दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, सबका सम कितना होगा 1। अगर 4 होता तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 सब कितना होता 1 होता। गॉट इट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर इस एग्जांपल पे आएंगे। मैंने लिया चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, हाँ इसको मैंने रब कर दिया। आइए साहब, हाँ तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 44 ग्राम ऑफ CO2 और ये क्या हो गया, अच्छा एक मिनट आ गया, हाँ हमने लिया मान लो 44 ग्राम ऑफ CO2, या चलो एक एग्जांपल ले 44 ग्राम ऑफ CO2 और ले लेता हूं मैं या चलो इसको एक काम करते हैं, एक मिनट, हाँ या चलो मैंने ले लिया 44 ग्राम ऑफ A जिसका मोलर मास है 11। डन। एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट ले लिया मैंने कि 12 ग्राम B और जिसका मोलर मास कितना है 2। डन। और दोनों का इंडिविजुअली मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं इसको एक्स से ले लेता हूं, ठीक। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो Na इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का मतलब Na प्लस क्या Nb। सिमिलरली दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैंने लिया Xb दूसरे वाले का। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको Nb लिखो, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स का मतलब Na प्लस क्या हो गया Nb हो गया। तो पहले Na और Nb निकाल लेते हैं। तो Na नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अगेन मास बाई क्या मोलर मास। कितना मास दे रखा है बच्चों 44 दे रखा है, हाँ कितना मास दे रखा है 44 और इस A का मोलर मास कितना है 11, तो इसके मोल्स आगे कितने 4। B का भी निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बताओ, मास कितना दे रखा है 12 एंड व्हाट इज द मोलर मास इट इज 2, तो कितने मोल्स आ गए 6। तो A के मोल्स कितने हैं 4 और B के मोल्स कितने हैं 6। अब निकाल लेते हैं। तो पहले A के मोल्स के न्यूमरेटर 4 और 6 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 6 कितना 10, तो दिस इज 0.4। B का बताओ, तो B का 6 एंड टोटल 6 प्लस 4 कितना 10, दिस इज 0.6, ठीक। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 0.4 0.6 कितना है 1। गॉट इट। एक सिंपल सा सवाल लिया, समझ में आई बात। चलिए नोट करिए इसको, ठीक। चलो अब एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, हाँ एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, एक अच्छा सा सवाल लेते हैं। ओ भैया एक अच्छा सा सवाल लेते हैं, ये रहा अच्छा सवाल, ठीक। आइए, लिखा है क्वेश्चन में फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मुझे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। सल्यूट का मतलब ऑब्वियस सी बात एक सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक सल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन की क्वेश्चन में मोलैलिटी कितनी दे रखी है 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, मतलब मोलैलिटी कितनी है 1। बात समझ में आई। चल मतलब इस सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है 1
और इस सोल्यूशन का मुझे इस क्वेश्चन का मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सल्यूट। चलिए अब दो कंपोनेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अच्छा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसी के मोल्स न्यूमरेटर में रखते हैं, तो हम यहां रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सल्यूट, और डिनोमिनेटर में टोटल रखते हैं। टोटल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अब भैया एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। अब एक बच्चे ने बोला सर यहां तो ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, लेकिन क्या दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है, और वो भी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। चलो जरा मोलैलिटी याद करो, मैंने क्या बताया था, मोलैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में। तो अगर मोलैलिटी 1 है तो मैं इसको 1/1 भी तो लिख सकता हूं, गॉट इट। अब 1/1 का मतलब मोल्स कितने हो गए, 1, और सॉल्वेंट का मास कितना केजी हो गया, 1। मतलब इनडायरेक्टली उसने 2 डेटा दे रखा था। कौन कौन सा डेटा, एक तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखा था 1, और दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था कितना, 1 केजी। 1 केजी का मतलब कितना, 1000 ग्राम। डन। अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्यूट के तो मोल्स पता है, हम सॉल्वेंट के निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का मास पता है, तो सॉल्वेंट के मोल क्या होंगे दोस्त, मोल बराबर अभी हमने पढ़ा मास बाई मोलर मास। मास कितना है, 1000 अपॉन सॉल्वेंट कौन है, अरे भैया वाटर है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। और ये जो डेटा है आपने 11th में कई बार देखा होगा, ये जो नंबर है 1000/18 ना, ये कई बार देखा होगा, और इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए कितनी, 55.5। समझ में आई बात। चलिए अब तो वैल्यू पुट कर, सल्यूट के मोल्स आ गए, सल्यूट के सॉल्वेंट के मोल्स आगे रख दो वैल्यू। तो सल्यूट के मोल कितने, 1, यहां पर सल्यूट 1 और सॉल्वेंट कितना, 55.5, तो दिस इज 1/56.5। ये क्या हो गया आंसर, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, राइट। ये क्या मिल गया तुम्हें, मोल फ्रैक्शन। समझ में आई बात, नोट करो भाई। चले तो कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, 3। पहला मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तीसरा क्या पढ़ाया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है न्यूमरेटर में उसका मोल रखो, बाकी डिनोमिनेटर में टोटल मोल रखो, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा याद रखना कितना होता है, 1। गॉट इट। चलिए आगे चलो। ओहो, अगला जो है बच्चों उसका नाम है परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। इसको मैं जरा नीचे कर लेता हूं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, नाम क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। अब इसमें 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने होंगे। पहला है बच्चों वेट बाय वेट परसेंट, डन। दूसरा जो है वो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, डन। तो हमको 3 परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने, पहला वेट बाय वेट, दूसरा वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डन। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के बारे में उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है, दे रखा है 40 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनो, अगर इसका मतलब समझ में आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा। 40 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब हुआ न्यूमरेटर में भी वेट है, डिनोमिनेटर में भी वेट है। न्यूमरेटर में सल्यूट का वेट है, सल्यूट कौन है, NaOH। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वेट है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 40 ग्राम किसका, सल्यूट का, सल्यूट कौन है, NaOH, डिवाइडेड बाय अगेन वेट, नीचे वेट किसका है, सॉल्यूशन का। इसका मतलब हुआ 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। यानी 40 वेट बाय वेट का मतलब 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 डेटा मिल गया,
एक तो सल्यूट का मास मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन का मास मिल गया। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। मतलब ऊपर न्यूमरेटर में क्या, न्यूमरेटर में वेट ऑफ सल्यूट, डिनोमिनेटर में क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट निकालना इंटू 100 कर दो, बात खत्म हो गई। तो फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। परसेंट निकालना है तो इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। आ गया पहला। चलो दूसरा भी ऐसे खत्म करते हैं, इस बार वेट बाय वॉल्यूम। चलो मैं सेम ले लेता हूं, 40 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ NaOH सॉल्यूशन। 40 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब समझ में आ गई बात, ऊपर किसका वेट, सल्यूट का, नीचे किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, लेकिन किसमें, मिलीलीटर में। ये इंपॉर्टेंट है। डन। तो मैं लिख सकता हूं कि 40 ग्राम ऑफ सल्यूट कौन है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है NaOH सॉल्यूशन में सल्यूट कौन होगा, NaOH, और सॉल्वेंट कौन होगा, कुछ नहीं दिया तो पानी सॉल्वेंट। समझ में आई बात? चलिए तो 40 ग्राम ऑफ क्या लिखा, NaOH। बहुत अच्छा। और डिनोमिनेटर में क्या है, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, कितना होगा, 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन। तो 40 वेट बाय वॉल्यूम का सीधा मतलब है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डन। तो फॉर्मूला बन गया, ऊपर किसका वेट, सॉल्यूट का, किसमें, ग्राम में, नीचे किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, वो किसमें, ml में, और परसेंटेज निकालना तो क्या कर दो, 100। डन। अब तो तीसरे में तुम टैलेंटेड हो चुके हो। फिर से बताओ, 40 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ क्या, NaOH सॉल्यूशन। डन। ऊपर किसका वॉल्यूम, सॉल्यूट का, नीचे किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, किस में, ml में। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 40 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। भाई साहब जब भी परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म आता है, लिखा एक नंबर होगा, मिलेगा 2 डेटा, याद रखना है। फॉर्मूला बन गया, ऊपर किसका वॉल्यूम, तो सॉल्यूट का, नीचे किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, और परसेंटेज निकालना है तो दोस्त किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। ठीक। तो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नोट करिए। डन। चलो अब जरा भाई, एग्जाम में फॉर्मूला तो नहीं आता है, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल आते हैं। डन। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आओ आओ आओ, आइए। तो ये हमने सॉल्व करना शुरू किया, कुछ न्यूमेरिकल्स, बिना न्यूमेरिकल्स के भला होने वाला नहीं है। जेई नीट में थ्योरी नहीं पूछी जाती है। आइए साहब, तो पहला सवाल ये रहा 300 करोड़ रुपए की। डन। चल हाँ, तो पहला सवाल ले लेते हैं। क्या दिया भाई साहब, निकालना क्या है, तो पहले निकालना है मोलैलिटी, और क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब समझ गए, स्मॉल m, और मोलैरिटी का मतलब कैपिटल। देन किसका निकालना है, 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन। मैंने बताया था वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 6 ग्राम यूरिया। नीचे नीचे क्या है, वॉल्यूम, कितने ml लेना पड़ेगा, 100 ml, और क्या लिख दिया हमने, सॉल्यूशन लिख दिया। तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू एक थी, डेटा एक था, लेकिन एक्चुअल में कितनी कहानी तुमको मिली, 2। एक तो तुम्हें सल्यूट का मास मिल गया और दूसरा वॉल्यूम किसका मिल गया, सॉल्यूशन का मिल गया। डन। चल, और दूसरी बात डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, कितनी, 2 ग्राम पर ml। तो मैं यहां लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ क्या, सॉल्यूशन, कितना दे रखा है, 2 ग्राम पर ml। चलो तो पहले काम कर लेते हैं यार, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। चलो मोलैरिटी मतलब कैपिटल है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में।
अब मोल में तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो, वही फॉर्मूला, मास बाई क्या, मोलर मास। सल्यूट का मास कितना दिया 6 और मोलर मास कितना 60, तो 6/60, तो दिस इज 6/60। 6/60 का मतलब 1/10 और 1/10 का मतलब कितना 0.1। मच्छर कहां से आ गया, डन। नीचे क्या चाहिए हमको, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो वाह यार सोल्यूशन का वॉल्यूम रेडी है 100 ml, और लीटर में कितना होगा 100/1000 का मतलब 0.1, तो नीचे भी कितना होगा, और 0.1 का मतलब मोलैरिटी कितनी आ गई 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब मोलैरिटी कितनी 1। चलो अगला हमको निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में तो वही ऊपर तो सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें केजी में। मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना निकाले हो 0.1, बहुत अच्छा। नीचे किसका चाहिए मास सॉल्वेंट का, तो फिर हमको पता है क्या लगाना पड़ेगा, मास कंजर्वेशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, परफेक्ट। अब हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो मास निकल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है दोस्त 2 ग्राम पर ml, बहुत अच्छा 2 ग्राम पर ml। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम भी है 100 ml सोल्यूशन 100 ml से मिल कट गया, तो कितने ग्राम आ गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 200 ग्राम, ठीक है बराबर। सॉल्वेंट का तो दोस्त निकालना ही, और सल्यूट का पता ही है कितना 6 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास आ गया कितना आ गया, तो यहां से 200 वहां से 6, 200 माइनस 6, तो 200 माइनस 6 इज व्हाट 194 क्या ग्राम, डन। और वैल्यू पुट कर दो। लेकिन याद रखना यहाँ सॉल्वेंट का मास तुमने ग्राम में निकाला, रखना किसमें केजी में, किसे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.194, डन। तो ये वैल्यू आ गई 0.1 डिवाइडेड बाई 1.194, मतलब ये हो जाएगा 1/1.94, और ये कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी मोलैरिटी मिल जाएगी। समझ में आएगा, नोट करिए। चलिए नोट कर लिया बच्चों। चलो एक अच्छा क्वेश्चन नीट का और लेते हैं, हाँ इसको हटा देते हैं। जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लगता नहीं ये दिल बिना आपके, बहुत अच्छा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये भी PYQ ही है, मैक्सिमम क्वेश्चंस PYQ ही है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वाह, सवाल दिया है कि हाउ मेनी ग्राम्स, वाह, किसका 70% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ध्यान से सुनेंगे। अक्सर एसिड के सामने जब परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म देता है तो मेंशन होता है वेट बाय वेट है कि वेट बाय वॉल्यूम है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर नहीं मेंशन है एसिड के सामने तो याद रखना है ये वेट बाय वेट परसेंट होता है एसिड के केस में। सॉल्यूशन के केस में वेट बाय वॉल्यूम होता है, बट एसिड के केस में ये वेट बाय वेट होता है इफ इट इज नॉट मेंशन। गॉट इट। चलिए देखिए भाई साहब, अच्छा 70% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। अच्छा पहली बात तो समझो 70% क्या है, तो ये वेट बाय वेट परसेंट, कितना दे रखा है 70, और मैंने अभी आपको पढ़ाया वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या, ऊपर सल्यूट का वेट नीचे सोल्यूशन का, तो 70% का मतलब हुआ 70 ग्राम ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मतलब क्या है क्वेश्चन में HNO3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या होगा वेट, वेट का मतलब क्या हुआ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ये बात होगी। दूसरा, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 क्या ml, और मोलैरिटी दे रखी है कितनी 2 मोलर। डन। पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 70% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। 70% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन में शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ
2 मोलर HNO3। मतलब HNO3 का कितना मास होना चाहिए 70% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया मोलैरिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दोस्त, 2। वॉल्यूम कितना है 250, लेकिन याद रखना यहाँ वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो 250 ml है ना, तो इसको लीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25, तो हो जाएगा 0.5 मोल्स। एक काम करते हैं, पहले मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लेते हैं मोल से। तो मोल बराबर हो गया मास बाई मोलर मास, और मास बाई मोलर मास की वैल्यू कितनी है 0.5। तो HNO3 का मोलर मास निकाल लो, याद होना चाहिए वैसे तो। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3, 16 तियां 48, 8 4 12 और 1 13, 4 1 5 और 1 63। तो मोलर मास हो गया 63 इंटू 0.5 मतलब 63 का आधा, तो हो जाएगा मास इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 1.2। तो 2 तियां 6, 2 एक कम 31.5 क्या। लेकिन ये तो 100% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन का, लेकिन हमारे पास कितना है 70 है, तो निकालना पड़ेगा। तो सुनो बच्चों, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है कितने ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, 100 बाई 70 ग्राम में। डन। हमारे पास कितने ग्राम है दोस्त नाइट्रिक एसिड के, 31.5। तो 31.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 31.5। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका डी है। ठीक, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 315 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो 315 और ये हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 8 3 11 35, 3 आएगा ना 5, 7 चौक 28, 7 25 35। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना ग्राम, 45 ग्राम। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का है, PYQ। ठीक, तो हमने अभी कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म किया बच्चों, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। डन, चलो सर। ठीक, यस, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है उसका नाम क्या है, नॉर्मैलिटी। ठीक, क्या नाम है, नॉर्मैलिटी। सुनो बच्चों, हमने खत्म किया मोलैरिटी, हमने खत्म किया मोलैलिटी, हमने खत्म किया मोल फ्रैक्शन, और हमने क्या खत्म किया, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब क्या खत्म किया, नॉर्मैलिटी। देखो, मैं नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। कैसे, पहले फॉर्मूला लिखता हूं। नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल N से। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, और नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है लीटर्स में। नॉर्मैलिटी में मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, यहां भी वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर। डन। अब सवाल है कि बच्चे पूछते हैं सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा फील नहीं है, तो मैं फील कराता हूं। देखो ध्यान से, मैंने लिखा H2SO4। ठीक, इसका मोलर मास होता है 98 ग्राम। अच्छा, H2SO4 को मैं तोड़ दूंगा तो 2H प्लस और SO4 -2। गॉट इट। अब जरा समझो, 2H प्लस का मतलब हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, और -2 का मतलब क्या हुआ, SO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 98 ग्राम मोलर मास में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो भाई समझ लो बात को ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं 98 ग्राम के करस्पॉन्डिंग, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा 98 बाई कितना, 2। तो दिस इज हाउ मच,
49 ग्राम। ये जो बच्चों 49 ग्राम आया, अच्छा 98 ग्राम क्या था, मोलर मास था। ये जो 49 ग्राम आया बच्चों, इसको हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो एक कहानी तुम्हारी मोलर मास की, दूसरी कहानी इक्विवेलेंट मास की। अब जरा समझो, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि एक 98 ग्राम मोलर मास में दो 49 ग्राम इक्विवेलेंट मास होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, कितने होंगे बच्चों? दो। इस दो को हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वाह, अब देखो मैंने मजाक मजाक में तीन चीज समझा दी तुमको। पहला मोलर मास, दूसरा इक्विवेलेंट मास, और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। गॉट इट? चलिए, तो भाई ऊपर क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत अच्छा। अब जरा याद करो, नंबर ऑफ मोल क्या होते थे? मास बाई मोलर मास। यहां मोलर मास नहीं चलेगा, क्या चलेगा? इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? मास, या चलो उसको मैं अलग से लिख लेता हूं, सुनेंगे ध्यान से। ठीक, इधर देखो, या इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं पूरा साफ साफ हो गया। चलो मैं इसको हटाता हूं। समझ गए ना आप लोग? एक मोलर मास है, दूसरा इक्विवेलेंट मास है, और तीसरा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। गॉट इट? चलो मैं इसको हटाता हूं जरा। जब भाई हाँ, अब मैंने यहां पर लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको कंपेयर करके पढ़ो, किससे? मोलैरिटी से, समझ में आ जाएगा। अब जरा समझो, मोलैरिटी में ऊपर मोल होता है, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में मोल बराबर मास बाई इक्विवेलेंट, मास बाई मोलर मास होता है। या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में मास बाई इक्विवेलेंट मास, बस। तो दिस इज मास अपॉन क्या? इक्विवेलेंट मास। बहुत अच्छा, डन। चलो भाई, अब बोले सर हम मोलर मास तो फील करते हैं, ये ससुरा इक्विवेलेंट मास क्या है? तो मैंने यहां इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास याद रखना है, इट इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। डन। जैसे अभी मैंने देखा H2SO4 एक एसिड था, ठीक? तो H2SO4 में तुम बताओ, ये H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है? 2 दे सकता है। तो हम बोलेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डन। बाकी वैलेंसी फैक्टर आपको 11th क्लास के मूल कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ाया। डन, मैं अभी इसको इतना ही कवर करता हूं। डन। अब जरा देखते हैं भाई साहब, इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। चलो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के पास आते हैं, मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। दिस इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक, तो ये हो जाएगा मास बाई मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। मतलब ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे कर लेते हैं इसको। हाँ भाई, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा ना भाई, समझ गए ना? इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिखा है, तो वैलेंसी फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये मास, अच्छा मास इज मास बाई मोलर मास, तो मास बाई मोलर मास हो जाएगा क्या? मोल्स, और इनटू क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। डन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है? मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? वैलेंसी फैक्टर से। अब जरा देखो, हमारे पास एक एक्सप्रेशन नॉर्मेलिटी का भी तो था, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर्स में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो न्यूमरेटर रख देते हैं, तो हो जाएगा मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वो भी किस में? लीटर में। अब इसको तो आप पहचानते ही होंगे, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, याद आया? मोलैरिटी है ये, दिस इज मोलैरिटी, और इनटू क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इनटू क्या? वैलेंसी फैक्टर। डन। अब जरा देखो कितने फॉर्मूले तुम्हें याद करने। एक तो ये नॉर्मेलिटी का ओरिजिनल वाला, दूसरा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, तीसरा नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू क्या? डन। तो ये तो 3 फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, नोट करिए। ठीक, चलो बच्चों, अब जरा अगले वाले कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। अच्छा नहीं, पहले एक सवाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा, पहले एक सवाल कर लेते हैं।
क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या सवाल है। ये भी जेई का पीवाई क्यू है भाई। इधर देखो, कलर बढ़िया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, पहले सवाल पढ़ता हूं। 100 ml सोल्यूशन, इसका मतलब, यस मैंने लिखा भी है, जेई मेंस 2020। 100 ml सोल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? परफेक्ट, 100 ml दे रखा है बाई एडिंग। अच्छा, उसमें ये ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड किया जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट ऐड किया जा रहा है। कितने ग्राम? 1.43 ग्राम। मतलब मास ऑफ सल्यूट ऐड कर रहे हैं। कितना? 1.43 ग्राम। किसका? Na2CO3 डॉट XH2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम का मतलब कितना? 23 इंटू 2 46। डन। एक कार्बन है 12, 3 ऑक्सीजन है 16 3 48। तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 16, 1 4 1 5 1 6 और 4 10, 106 आ गया। सही है ना? अरे 6 2 8 8 16, 1 4 1 5 1 6 और 4 10, खत्म, 106। लेकिन प्लस x टाइम्स H2O है, और H2O का मोलर मास कितने ग्राम है? 18 ग्राम है। तो 106 प्लस x इंटू कितना? 18। ये मोलर मास आ गया। डन। अब सवाल पढ़ते हैं। द नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, वाह वाह वाह, सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी दे रखी है। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है? 0.1। अच्छा, पूछा भैया एक्स की वैल्यू बता दो, मतलब यहां कहीं एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी। चलो आसान है, फॉर्मूला लगाइए। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ, अभी पढ़े हो, ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सल्यूट का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। किसमें? लीटर में। बहुत अच्छा। अब नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, जरा वैल्यू देखते हैं। यस, नॉर्मेलिटी इज गिवन एज हाउ मच? 0.1 इंटू वॉल्यूम से क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 ml। 100 ml का मतलब अगेन क्या? 0.1 लीटर है ना, 0.1 बराबर। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ क्या? ग्राम इक्विवेलेंट किसका? सल्यूट का। तो 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.0। डन। अब आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय, ये काम करते हैं ना यार, अभी तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मोल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, अभी पढ़ा है मैंने। और मोल्स होता है मास बाय मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब यार समझो, कहां गया Na2CO3? Na2CO3 इसका वैलेंसी फैक्टर आप कैसे निकालोगे? तो ये सॉल्ट है, तो ये लिख सकते हैं इसको 2Na प्लस, मतलब नेट चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव, और CO3 माइनस 2। तो या कटायन को देख लो या आनायन को देख लो, तो 2 आ रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो ये आएगा 0.0। ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाई 2 बराबर मास। मास कितना है दोस्त? तो मास है 1.43। एंड व्हाट इज द मोलर मास? 106 प्लस 18x। तो 106 प्लस 18x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 18x इंटू 0.01 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2.86। अब मल्टीप्लाई कर दो यार, समझ गया। 0.01 इंटू 1 पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 0.106। नहीं, दिस इज 1.06 प्लस, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.18x आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.86। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं यार, 2.86 माइनस 1.06 हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, हो जाएगा 6, मतलब 6 माइनस 6 0, और ये हो जाएगा 8, और 2 माइनस 1 इज वॉट? 1.8 आ तो गया, तो ये हो जाएगा बराबर 0.18x। ये वैल्यू ही आ गई, तो ये हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 0.18। दिस इज कमिंग आउट टू बी, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं दोस्त,
x की वैल्यू आ गई 1.8 डिवाइडेड बाई कितना 0.18। एक काम करो ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी ये कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे तुमको। तो ये जाएगा कितना 1.8 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10। एक्स की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो गई 10। मतलब ये एक्चुअली जो Na2CO3.H2S2 होता है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी है 10। मतलब उसका फॉर्मूला होगा Na2CO3.10H2O। ठीक, तो बच्चों हमने एक नया कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म किया जिसका नाम क्या था, नॉर्मैलिटी। समझ में आई बात? चलो एक और कंसंट्रेशन टर्म, ओहो क्या बात है, पीपीएम एंड पीपीबी और एक लास्ट में वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। सुनिए साहब सुनिए। अब एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ाते हो, आप मोलैरिटी भी पढ़ाते हो, आप मोलैलिटी भी पढ़ाते हो, आप नॉर्मैलिटी भी पढ़ाते हो, आप मोल फ्रैक्शन भी पढ़ाते हो, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ाते हो, तो सब ससुरा इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, तो ये पीपीबी और पीपीएम का क्या मतलब है? ठीक, मैं जरा फील कराता हूं तुमको। पहले पीपीएम का मतलब समझो। फुल फॉर्म सबको पता है, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन का मतलब होता है दोस्त 10⁶ और बिलियन का मतलब होता है दोस्त 10⁹9। अब जरा समझो, जैसे एक बड़ी सी टंकी है, डन। अब मैं घूमते घूमते आया, मैंने एक बूंद एसिड की उसमें डाल दी। अब एक बात बताओ, तुम खुद ही मन से सोचो उसकी मोलैरिटी में कितना चेंज हुआ होगा। मतलब समझो ना कि मोलैरिटी यहां जस्टिफाइड ही नहीं है। इस तरह के केसेस में हम क्या देखते हैं, जो कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं उसका नाम है पीपीएम एंड पीपीबी। कि 10⁶ पार्ट में सल्यूट का कितना पार्ट, वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन में कि 10⁹9 पार्ट ऑफ सोल्यूशन में कि सल्यूट का कितना पार्ट है, इसको हम पीपीएम और क्या बोलते हैं पीपीबी। डन, तो जरा फॉर्मूला लिख लो दोस्त पीपीएम का। चलो यहां मैं बाई मास लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा पीपीएम बाई मास। तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट परफेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने पार्ट में देखना है पीपीएम में, तो 10⁶ डन। अब तो स्मार्ट हो गए, जरा पीपी भी बता दो। चलो हम ही बता देते हैं भाई, इसको नीचे कर लेते हैं। तो दिस इज पीपीबी, बाई मास लिख रहा हूं, पार्ट्स पर बिलियन, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, बस 110⁶ की जगह 9 कर देना। तो दिस इज मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू कितना हो जाएगा 10⁹9। खत्म। तो एक नया कंसंट्रेशन टर्म खत्म कर दिया, क्या नाम था, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन।